Hello everyone, good evening. Am I audible? Kindly let me know. क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए मुझको कमेंट सेक्शन पे। ओके, सो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन क्लास 9 सीबीएसई का एक चैप्टर है। हम हायर लेवल जो 11-12 का मोशन है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीबीएसई क्लास 9 लेवल पे बात कर रहे हैं। आरआरबी जेई हमारा टारगेट है सीबीटी 1 और उसमें जो सवाल आ सकते हैं उस लेवल पे हम लोग इसको कवर करेंगे और जल्दी जल्दी से कवर करके कुछ हम लोग एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल एमसीक्यूज जो आते हैं वो सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अपने को देखना है टाइप्स ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स के हिसाब जो इक्वेशंस थे है ना, एंड बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी और कुछ ग्राफ सर्कुलर मोशन उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज कंप्लीटली एज पर योर सीबीटी 1 आरआरबी जेई या फिर जो भी आपका क्लास 10th लेवल का एग्जाम होता है सिलेबस है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं when a body does not change its position with time we can say that the body is at rest, while if body changes its position we say that it is in motion। तो ये बात हम सबको पता है कि अगर कोई भी बॉडी है और वो अगर समय के साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम उसको रेस्ट बोलते हैं, पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको मोशन बोलते हैं। अब ये चेंज इन पोजीशन है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। मैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा, उस डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, बट सिंपल सी बात है, पकड़ लो ये मेरे सामने ये बोर्ड है और उस बोर्ड के रेस्पेक्ट पे मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो जब मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है इस कैमरा के सामने या फिर इस बोर्ड के हिसाब से तो मैं मोशन में हूँ। और अल्टीमेटली अगर पूरा देखा जाए तो पूरा दुनिया ही और पूरा यूनिवर्स जो है एवरीथिंग इज मोशन। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तब भी मैं मोशन पे हूँ, कहाँ से अगर बाहर से कोई देख रहा हो तो। सो उतना डेप्थ पे जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है, पोजीशन चेंज हुआ तो क्या है, मोशन है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो वो रेस्ट है। An object is said to be a point object if it changes its position by distances which are much greater than its size। किसी भी चीज को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, जब उसके साइज के हिसाब से हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। तो जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरे हाथ के ऊपर ये वाला पेन है तो क्या ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाथ के हिसाब से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट डेफिनेटली नहीं है। अगर मैं एक रेलगाड़ी बोलूं, ट्रेन बोलूं, लंबा सा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, क्या वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? इतना लंबा सा ट्रेन। तो एक ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशंस, दो स्टेशन के बीच में अगर एक ट्रेन खड़ा है तो उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करने जा रहा है वो बहुत लंबा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेकिन इस पेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू माई हैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम कब बोलेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अगर उस जो सामान है उसका जो साइज है उसके साइज अगर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, है ना, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है या फिर कितने जगह पे हम देख रहे हैं, कितना एरिया के ऊपर बेस करके हम देख रहे हैं। तो अगर वो बहुत बड़ा एरिया पे हम छोटा चीज देख रहे हैं तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और अगर बहुत छोटा ही सामान है लेकिन हम छोटे एरिया में देख रहे हैं तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट
नहीं बोलेंगे, है ना। सो ए पॉइंट और सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच a body continuously changes its position in the state of motion is known as origin or reference point। तो मैंने अभी अभी रेफरेंस की बात की कि हम किसके रेस्पेक्ट पे देखना चाहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि मैं कहां से देख रहा हूं, है ना। सो अगर कोई एक पॉइंट के हिसाब से मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिनियर मोशन और पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही बात करने वाले हैं, इसीलिए जो रेफरेंस बोल रहे हैं उसको भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या दिया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन हो सकता है। जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन मतलब लिनियर, ये एक लाइन पे चल रहा है तो यूनिडायरेक्शन है। तो पकड़ लो मैं कोई एक मोशन की बात कर रहा हूं जो एक ही लाइन पे सीधा सीधा जा रहा है और सीधा सीधा उसी पे आ रहा है। पकड़ लो, हमने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, वो ऊपर चढ़ा और फिर से नीचे आ गया। नॉर्मली क्या होगा, बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे थोड़ा सा घूम के आएगा। हम जब कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो हम कंसीडर करेंगे वो जो थोड़ा सा जो घूमा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और सीधा जा रहा है और सीधा आ रहा है, ऐसे पकड़ेंगे, सीधा जा रहा है सीधा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल या फिर वन डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसी लाइन पे चल रहा है। और अगर आप कंसीडर करते हो कि इस बॉल को हमने फेंका और ये तो ऐसे आके गिरेगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पे नहीं, वन डायमेंशनल एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पकड़ लो, मैं चल रहा हूं इस फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर जो है वो मेरा मोशन क्या है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया पे हो रहा है, एरिया पे मोशन हो रहा है, तो फिर वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। सो a particle moving along a carved path in a plane has two dimensional motion। जैसे ये कार्व पाथ हो गए, ये सिंगल डायमेंशन से हम इसका पोजीशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली क्या है, पकड़ लो, ये मेरा प्लेन है और एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है या फिर एक पॉइंट है। ये पॉइंट जब मूव कर रहा है, अगर इसका वेरिएशन सिर्फ किसी एक डायमेंशन पे हो, हम लोग नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन पे तीन डायमेंशन देखते हैं, एक्स वाई एंड, पकड़ लो, एक्स वाई एंड जेड, ये तीन डायमेंशन हम देखते हैं। तीन प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। पकड़ लो, ये मेरा जो फ्लोर है ये एक प्लेन है, ये जो वॉल है वो एक प्लेन है ना। सो ये वाला एक प्लेन है। तो अगर मैं देखूं तो हम लोग थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो ये तीन प्लेन नजर आएगा। अगर मैं किसी एक प्लेन पे मूव कर रहा हूं, जैसे मैं जब इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये एक ही प्लेन पे आ रहा है, लेकिन अगर ये बोर्ड से निकल के ऐसे आ जाता तो ऐसे भी बोर्ड पे भी मूव कर रहा है फिर ऐसे निकल के आ रहा है, तो ये स्पेस पे आ गया, थ्री डायमेंशन है ना। यहाँ पे थ्री डायमेंशन की बात करने की जरूरत हमको है नहीं, तो हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? टू डायमेंशनल मोशन क्लियर हुआ? जब कोई भी कार्व पाथ पे घूम रहा है कोई पार्टिकल, तो ये प्लेन पे घूम रहा है, और अगर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे आ जा रहा है तो फिर वन डायमेंशनल मोशन। आई होप the definition is clear। वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या पॉइंट हम कंसीडर करने वाले हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मतलब पार्टिकल मूविंग रैंडमली इन स्पेस। जैसा मैंने बताया कि इस प्लेन पे भी जा रहा है, उस प्लेन पे भी जा रहा है, तो इसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं
According to state of motion, we say uniform motion or non-uniform motion. What is uniform motion? अगर कोई भी पार्टिकल है और वो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम पे, हर 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, सो 10 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, है ना, मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट, तो ये हर 10 मिनट पे वो 10 किलोमीटर ही जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे कैसा मोशन कहा जाता है? उसे एक यूनिफॉर्म मोशन। इफ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर टाइम डिस्टेंस ग्राफ हम बनाते हैं और वो अगर स्ट्रेट लाइन है, पकड़ लो, ये इस साइड पे मैं क्या ले रहा हूँ? टाइम ले रहा हूँ, और इस साइड पे मैं अपना डिस्टेंस ले रहा हूँ। अब 1 2 3 4 5 ये टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी। हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर बगल लो पहला 1 घंटा, 1 घंटे में ये कुछ 1 से 10 किलोमीटर जाता है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस टाइप से मूव करें। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मतलब कहाँ पे है पॉइंट? यहाँ पे आ गया, है ना। 2 घंटे में वो पकड़ लो 20 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में पकड़ लो वो 30 किलोमीटर जाता है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मेरा टाइम डिस्टेंस ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब पकड़ लो पहला 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया, दूसरा घंटा सेकंड जो है उसमें 5 किलोमीटर गया, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे आता है ना। और उसके बाद 1 घंटे पे ना फिर से 10 किलोमीटर गया, तो यहाँ से 10 किलोमीटर मतलब यहाँ पे। तो अब देखो कैसा हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कार्व हो गया। तो जब कार्व हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर कुछ जिगजैग पाथ बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे और भी बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझना काफी है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस। ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम 10 मिनट पे वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम डिस्टेंस का फॉर ए बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कार्व्ड लाइन। क्लियर? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जैसे नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम सबको पता है क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है? यस, वी ऑल नो दैट डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल। पकड़ लो, मैंने यहाँ इस पॉइंट से ए पॉइंट से शुरू किया, ए से मैं बी पॉइंट पे गया, बी से मैं सी पॉइंट पे गया, सी से मैं डी पॉइंट पे गया, डी से मैं ई पॉइंट पे आया यहाँ। तो मैं अगर बोलूं कि मेरा डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस आई हैव ट्रेवल्ड, सो डिस्टेंस विल बी योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। इतना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, या फिर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना है? ए। सो
ई से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, ई से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, displacement is the distance between initial and final position. Displacement is the distance between initial and final position. कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो घुमा कितना उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस। तो यहां से अगर हम देखें तो actual path traveled by any particle is my distance and final position और initial position के बीच का जो difference है वो है displacement. So the path length between the initial and final position of the particle gives distance covered by the particle. The path length, total path, actual path. The minimum distance between the initial and final position of a body during the during that time interval is called displacement. तो हम जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बॉडी ए से ई तक गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए ही हो गया। कैसे गया, क्या क्या पाथ से गया, सबको ऐड कर दो, डिस्टेंस और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर इन एमकेएस सिस्टम। दोनों तो लेंथ है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड है और वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। डिस्टेंस इज द total path, actual path traveled by any particle, and displacement is the shortest distance between initial and final position. Distance traveled is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Displacement के लिए final position से initial position पता है हमको। When a body continuously moves in the same straight line and in the same direction, then displacement will be equal to the distance. But if the body changes its direction while moving, then the displacement is smaller than the distance traveled. तो displacement जो है वो या तो distance के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे ज्यादा तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि actual path, total path अगर पकड़ेंगे तो वो होगा distance। अगर वो सीधा सीधा ही जा रहा है तो distance will be equal to the displacement, लेकिन अगर वो पाथ चेंज करता है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम में बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर पकड़ लो मैं ए पॉइंट से शुरू किया और घूम के फिर से उसी ए पॉइंट पे आ गए, क्या क्या मैंने ए से शुरू किया और टाइम टी इंटरवल पे T1 पे मैं बी पॉइंट पे था, तो T1 के बाद मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ए बी ही है। मैंने पकड़ लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया इन टाइम इंटरवल T1, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया इन टाइम इंटरवल T2, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गया इन टाइम इंटरवल T3। तो अगर मैं देखूं ए से डी तक मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मैं सीधा जा रहा हूँ, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही मेरा फाइनल पोजीशन है एंड दिस इज माय इक्वल टू माय डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसने अपना पाथ चेंज किया, ई पॉइंट पे आया,
ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आया इन टाइम t4, इन टाइम t5, एफ पॉइंट से फिर ए पॉइंट पे आ गया इन टाइम t6। तो अगर मैं देखो फाइनल पोजीशन क्या है आफ्टर t6 टाइम, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन बराबर है। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन बराबर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। निगेटिव कैसे हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब पकड़ लो ये क्या किया, यहाँ से शुरू किया था, अब ये उल्टा जाना शुरू किया या फिर इधर जाना शुरू किया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम, पहले तो इधर गया था उसको पॉजिटिव मान रहे, तो अभी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट may be 0, may be positive, may be negative, but distance is always positive. अब देखो, a person travels a distance of 5 meter towards east, then 4 meter towards north, then 2 meter towards west. Calculate the total distance traveled. तो distance कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ चैट पे। A person travels distance of 5 meter towards east, तो ये गया 5 मीटर, then 4 मीटर towards north, 4 मीटर गया नॉर्थ पे, then 2 मीटर towards west, 2 मीटर गया वेस्ट पे। Now calculate the total distance travel. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 2, है ना, तो 9, 10, 11 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये रहा, तो यहां से हमको निकालना है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलेगा मुझको तुम्हारा कितना, 2 मीटर, तो यहाँ से कितना है, ये हो गया 2 मीटर, ठीक। वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस AD, वी वांट टू फाइंड आउट AD। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अगर ये 2 मीटर हो गया तो यहाँ पे 3 मीटर होगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम में AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 square means 16. This is coming as your 25. So AD will be equal to your 5 meter. Am I clear? Am I clear? So 3 square plus 9 plus 16, 25. So इसका स्क्वायर रूट तो 5. अब ये प्लस माइनस पे आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? So displacement is 5 मीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A body is moving in a straight line. Its distance from origin are shown in the time in figure ABCD.
E represent different parts of its motion. Find the following: displacement of the body in first 2 seconds and total distance traveled in 7 सेकेंड। चलो देखते हैं कहाँ है भाई। 2 सेकेंड पे अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 7 सेकेंड पे डिस्टेंस निकालना है। चलो ये दिया है। ओके, सो दिस इज द फिगर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मेरा टाइम एक्सिस है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड सेकेंड में है, 2 3 4 5 6 7। हमको बोला गया है डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब ये हो गया, ये मेरा बी पॉइंट है। अब यहाँ से अगर मैं मुझको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा इधर निकल आइए, इसको हम लोग एक ही मान देते हैं, 40 पे ही मान देते हैं, ये मीटर में है। सो 2 सेकेंड पे ये सीधा गया है कि नहीं, इसका कोई चेंजेस नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल हियर, द सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा डिस्टेंस इसका चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ है ना। और फिर इसका डिस्टेंस चेंज होना शुरू हुआ 40 मीटर से लेके 80 मीटर तक, 4 5 6 2 सेकेंड पे, नहीं 4 और 5 सेकेंड पे। तो हमको बोला था 7 सेकेंड पे हमको निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो 7वें सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 40, और फिर इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ 0, फिर से 40 मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गए 80, और फिर ये नीचे आया, और जब नीचे आया तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फिर से यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ऐसा गया, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो डिस्टेंस कितना गया, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 मीटर, और फिर ऐसे करके ऐसे आ गया, और फिर से ये 80 से 0 पे आ गया, है ना, 0 पे आ गया मतलब और 80। सो 80 मीटर गया और 80 मीटर आया, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 160 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जब वो जा रहा था तो 80, फिर से आ गया 80, तो हो गया मेरा 160। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 7 seconds is 160. What is the displacement at after 7 seconds? Displacement is 0. क्यों 0 भाई? क्योंकि ये तो सेम 0 पोजीशन से शुरू किया था, 80 गया फिर से 80 आया, डिस्टेंस हो गया 160, लेकिन आ गया कहाँ पे, सेम डिस्टेंस 0 पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है यहाँ पे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस 160 मीटर हो गया। Am I clear? This kind of graph is called time distance graph. Time distance graph. ठीक है। अच्छा, मुझको कोई बताएगा कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या दे रहा है? टाइम डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप ऑफ
द ग्राफ निकालने से क्या मिलेगा? तो हमको पता है स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, मतलब एक्स के कितने रेडिएशन से वाई में कितना चेंजेस आता है, मतलब कितना टाइम चेंज होने से कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है? चेंज इन टाइम है, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब क्या हो गया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना टाइम पे, स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस टाइम का कर्व का स्लोप जो है वो क्या देगा? स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ गिव्स अस स्पीड। वहीं पे अगर ये डिस्टेंस की जगह पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होता तो फिर वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। चलो ठीक, एम आई क्लियर एवरीवन? जल्दी से इसको खत्म करते हैं, इजी है। अब आता है बात स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑन टाइम, यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होता है स्पीड, और यूनिट टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होता है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्टेंस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, दोनों मीटर पर सेकेंड होगा, यूनिट है ना। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। एमकेएस में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट है। If time distance graph is given, the speed can be given by the slope of the line delta s by delta t, जो अभी मैंने बताया। The area of velocity time graph gives displacement। तो अगर मुझको कोई एक ग्राफ दिया जाए और ग्राफ में बोला जाए कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या बोल रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब इस साइड पे मैं वेलोसिटी ले रहा हूं और इस साइड पे टाइम ले रहा हूं, और पकड़ लो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कुछ, या फिर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है ऐसा। तो जो एरिया ऑफ द ग्राफ होगा, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा? एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। कैसे? क्योंकि s इज इक्वल टू v इंटू टी, तो y इंटू एक्स एक्सिस कर दो तो क्या मिलता है? एरिया मिलता है। सो एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स displacement, and slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity and time graph gives acceleration. कैसे भाई? अगर तुम y एक्सिस, अगर तुम y एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हो, x एक्सिस पे टाइम लेते हो और स्लोप ऑफ द कर्व निकालते हो, मतलब डेल्टा v by delta t, change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time is nothing but your acceleration. So slope of the velocity time graph gives acceleration, slope of displacement time graph gives velocity. Clear? Slope of distance time graph gives speed. अब स्पीड में देखो क्या बोल रहे हैं? एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना। व्हाट इज एवरेज स्पीड? पकड़ लो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड में कोई एक व्हीकल मूव कर रहा है या फिर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका सारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम गिव्स यू द एवरेज स्पीड। अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग टाइम पे, तो टोटल डिस्टेंस को ले लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मिल जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल तो होता नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय
total time. Clear? Average speed is a scalar quantity while average velocity is a vector quantity. For a moving body, average speed can never be negative or zero unless time is infinity. क्योंकि time एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम था, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम अगर इंफिनिटी है तो फिर उसका स्पीड एवरेज स्पीड जीरो हो सकता है, अदरवाइज नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है एवरेज स्पीड। व्हाइल एवरेज वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो इनिशियल पोजीशन से आगे गया और फिर उल्टा साइड आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट, इन जनरल एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हाउएवर इट कैन बी so if the motion is along a straight line without changing its direction, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब जाके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालना है या एवरेज स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस है सम ऑफ द डिस्टेंस कर दो एंड टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। चलो ठीक है, ये सब छोड़ दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड छोड़ देते हैं। चलो आज के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट्स डू सम क्विज, देखते हैं कौन कौन कर सकता है। चलो नंबर 1, a body whose position with respect to surrounding does not change is said to be in a state of, जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बोलता है, a body whose position with respect to surrounding does not change is said to be in a state of rest, motion, vibration, oscillation। क्या होगा, does not change its position बोल रहा है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो बॉडी रेस्ट पे है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बोलो क्या होगा। यस एग्जैक्टली, सो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच हैव, बोलो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच हैव, यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेरी गुड। Next, what is true about scalar quantities? Scalar quantities have direction also. Scalars can be added arithmetically. So these are special laws. There are special laws for scalar addition. Scalars have special method to represent. Bolo, which one is the correct answer? A, B, C, D. Which one is the correct answer? So scalars can be added arithmetically. Vector को arithmetically add नहीं कर सकते हैं, स्केलर को arithmetically add करो। स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन नहीं होता है ना, और वेक्टर एडिशन में स्पेशल लॉज लगते हैं, लेकिन स्केलर्स के लिए कोई लॉ नहीं है।
डायरेक्ट ऐड करना, मैग्नीट्यूड ही उसको ऐड करना है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, both A and B, neither A nor B. So position with respect to surrounding keeps changing. Very good. A distance is always shortest length between two points, path covered by an object between 2 points, product of length and time, none of the above. So path covered by the, ये तो easy है. A displacement is always positive, always negative, may be positive as well as negative, is neither positive nor negative. क्या होगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट may be positive as well as negative. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. Example of vector quantities are velocity, length, mass, speed, length, mass, time, displacement, mass, velocity, displacement, force. क्या होगा? Vector quantities, length fundamental quantity है, mass fundamental quantity है. Mass fundamental quantities, all fundamental quantities are scalar quantities. How many fundamental quantities are there? There are 7 fundamental quantities. है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग. So velocity, displacement and force are the 3 vector quantities. यहाँ पे देखो time fundamental quantity है, displacement vector है, mass scalar है, speed scalar है, length scalar है, mass scalar है. ठीक है. Which of the following is not characteristics of displacement? Displacement का characteristics क्या नहीं है पता? It is always positive, it has both magnitude and direction, it can be zero, its magnitude is less than or equal to the actual path. तो बाकी तीनों तो correct है. So what will be the answer? It is always positive. This will be the answer. क्योंकि ये positive हो सकता है, negative हो सकता है, zero भी हो सकता है. Next. SI unit of displacement is, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट तो सेम है, सो इट विल बी मीटर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन. वेक्टर नहीं है तो स्पीड. नेक्स्ट, टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. In 5 minutes, distance between a pole and a car changes progressively. What is the true about the car? Car is at rest, car is in motion, nothing can be said with this information, none of the above. क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? 5 minutes में distance between a pole and a car changes. तो अगर पोल है और एक कार अगर है और इन दोनों के बीच में कैसा गाड़ी है भाई? BMW. सो अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, प्रोग्रेसिवली चेंज हो रहा है, मतलब कार इज इन मोशन. नेक्स्ट, ए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. डिस्टेंस है ना, ऑलवेज पॉजिटिव. व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक? Am I clear everyone? The motion along a straight line is called. स्ट्रेट लाइन पे है, वाइब्रेटरी तो नहीं होगा. वाइब्रेटरी मतलब वाइब्रेट करना, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे रहना, सर्कुलर मतलब घूम रहा हो तो फिर नहीं. A particle is traveling with a constant speed. This means कांस्टेंट स्पीड में पार्टिकल जा रहा है तो इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेस. इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या होगा? अगर कांस्टेंट स्पीड है
तो इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, and rate of change of displacement is by velocity. Speed is never zero, fraction, negative, positive. तो स्पीड क्या नहीं हो सकता है? स्पीड इज नेवर नेगेटिव, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही, और जीरो भी हो सकता है स्पीड, है ना। सो दिस मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना। आई होप स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, S इज इक्वल टू V इंटू टी, है ना। आपको वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड करो, अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। ग्राफ का याद रखना है, जो ग्राफ के बारे में बात किया हमने, दिस ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इधर आपको टाइम दिया है और इधर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। क्या चीज इसका वेलोसिटी दिखाएगा? इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी होगा, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये स्लोप कहलाता है ना। वाई स्लोप, वाई बाई एक्स क्या कहता है, कहलाता है स्लोप कहते हैं हम लोग। इधर वाई एक्सिस पे जो भी है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब कभी भी आपको स्लोप पूछेगा तो आप समझ लेना कि वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस कर देते हैं। वाई एक्सिस पे जो पैरामीटर है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम इज स्पीड। अगर इस साइड में डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी रखा हुआ है तो वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इज बाई एक्सेलरेशन। सो योर ग्राफ स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। I hope I am very much clear with my statements and this lecture and here. Thank you very much। अगर सेशन पसंद आया है, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बनता है। एक कमेंट, एक लाइक से मोटिवेशन डबल हो जाता है। ठीक है, और जब कोई कमेंट नहीं होता है, लाइक शेयर नहीं मिलता है, तो लगता है कि जो मेरा लेक्चर चल रहा है वो शायद से आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लग रहा है, कंटिन्यू चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब बताना। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर RRB JEE एग्जाम। लेट्स डू इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।